हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाद रोज़गार पर। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम जो हुआ था आप सबका, जो 22 फरवरी सन 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आप सबका क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसी एकदम रियल एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ और आपको साथ में दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर अवश्य देख कर जाएँ एग्ज़ाम में। जिनका अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम बचा है तो इन अभ्यर्थी ज़रूर क्वेश्चन को देख कर जाएँ, ताकि आपको एक आंकड़ा लग जाए, एक अंदाज़ा लग जाए किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और उन क्वेश्चनों का मैं सार भी करा रहा हूँ, यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर जितने टॉपिक आते हैं सब टॉपिकों को मैं बता रहा हूँ, ताकि अगली बार उस क्वेश्चन से अगर कहीं भी टॉपिक से पूछा जाए तो आप लोग एग्ज़ाम में करके अवश्य आएँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और देख लें, आपका ये सेशन अब कंप्लीट जब तक ना हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेशन। देखिए, यहाँ पे आप सबके सामने है पहला क्वेश्चन जो आया था 22 फरवरी सन 2023 की आप सबके सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम में है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देख लें क्या है। पहला क्वेश्चन, कौन मूल अधिकार नहीं है। यानी कि ये जो प्रश्न आया था आपका, ये प्रश्न आप सबके एग्जाम में आया है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार नहीं रह गया। पहले ये जो मूल अधिकार था, लेकिन अब जो है ये मूल अधिकार की श्रेणी से हट गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए, स्वतः संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार जो था तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबको जो है दिया गया है मूल अधिकार की श्रेणी से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन कौन सा आया था एग्जाम में। देखिए मेरे जो साथियों, यहाँ पे जो लावड़ी नृत्य है ये भी एग्जाम में आप सबके टपका था। यानी कि एग्जाम प्रश्न क्या है, लावड़ी नृत्य के प्रकार कौन कौन सी हैं। तो आपका ऑप्शन मिला था, तो मैंने यहाँ पे आप सबके लिए यहाँ पे पूरा जो है विस्तार से इसीलिए लिख दिया है, ताकि आखिर इस बार एग्जाम में आए यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर लगा के आएँ। तो देखिए क्या है, लावड़ी दो अलग अलग प्रदर्शन यानी कि हदछी लावड़ी और बैथकिछी लावड़ी में विकसित हुआ है। लावड़ी गाया और एक लावड़ी नाटकीय माहौल में एक बड़ी दर्शकों के सामने एक सार्वजनिक प्रदर्शन में अधिनियमित फदछी लावड़ी कहा जाता है। तो आप सबके सामने ये होता लावड़ी वाला। अब हम लोग देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में देखिए आए हुए, सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन में लिए सब लोग ये 22 फरवरी सन 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 31 जुलाई 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 31 जुलाई 1950 को हुआ था। देख लेते क्या है, भारत नेपाल शांति तथा मैत्री भारत और नेपाल के बीच में 31 जुलाई 1950 में काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, में हस्ताक्षरित करी गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित किए गए हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में टपके हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। देखिए, शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और आए हुए भी है। तो ये जो 22 फरवरी सन 2023 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण भारतीय प्रतिभा ध्वनियों को उजागर करना है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन जो कह रहा है आप सबका, अमजद अली खान निम्न से किस उपकरण से क्या है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस उपकरण से जुड़े हैं। यहाँ पे दे रहा है अमजद अली खान किस उपकरण से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। तो ये जो वादक जो है ये वादक से संबंधित है। आपके कौन है, अमजद अली खान जी
वादक से संबंधित है। तो हमें देखिए कैसे कैसे एग्जाम में आप सबके क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए होंगे। तो आप लोग अब इसी तरीके से अपने तैयारी में करते जाएं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सवाल क्या है। देखिए ये भी सवाल आया है, संविधान से आपके आया सवाल ये है, क्या है राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। आपका जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कब किया गया था, ये 1953 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। कब की थी, 1953 में की थी। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। तो आपके सबके अंतर्गत ये इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये वाला इतना पोर्शन आता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आगे वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके सामने। क्या है, कृषि मिशन असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो अगर आप सबको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अच्छे लगे तो आपको एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि हर एक बच्चा इस जो है एग्ज़ाम में अपने देख पाए, समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। क्या है, कृषि मिशन असफल होने के बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाए। जो कृषि मिशन हुआ था कब हुआ था, आपका 1942 में हुआ था। तो कौन सा आंदोलन चलाए थे, देखिए महात्मा गांधी ने मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। मुंबई का गोलियार टैंक मैदान, जिसे अगस्त मैदान कहा क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थान है जहां महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी द्वारा बहुत ही उग्र भाषण दिया गया था। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है अगला वाला क्वेश्चन। देखिए जगोई और चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जगोई और चोलम राज्य, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। देखिए मणिपुर नृत्य को जगोई के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आए हुए हैं। कब आए हुए हैं, 22 फरवरी को सन 2023 को आपके CRPF SCM वाले में आए हुए हैं सब क्वेश्चन। मैंने इन क्वेश्चनों का एक सार बना के आप सबको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अपराधी की सजा किस अनुच्छेद के तहत कम करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपराधी की सजा माफ़ कर देते हैं किस अनुच्छेद के तहत माफ़ करते हैं, तो अनुच्छेद 72 के तहत माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, पर विलंबन, विराम या सजा में छूट देने या निलंबित करने या परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। किसको की गई है, राष्ट्रपति को। अपने भारत के राष्ट्रपति को इतनी पावर दी गई है संविधान में। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप सबके किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। यानी कि अनुच्छेद 21 में आप सबके बहुत से अधिकार दिया गया है, जैसे आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसके बाद क्या दिया है, विवाह करने का अधिकार दिया गया है, और उसके बाद क्या, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि बहुत से अधिकार दिया गए हैं आप सबके अनुच्छेद 21 में। आप सबको अनुच्छेद 21 का ज्ञान होना चाहिए और इसको किस तरीके से अपने ऊपर लागू करना है ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन इतिहास से आ गया है, इतिहास से रखा गया था, पेपर में आया था। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था ये तो पूछ लिया, अभी कहाँ कब हुआ था ये भी आएगा ना, तो इसलिए मैंने सब कुछ कवर किया। देखिए कहाँ कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा किसके बीच हुआ था, मुगलों तथा राजपूतों के मध्य हुआ था। देखिए 29 जनवरी 1528 को मुगलों तथा राजपूतों के मध्य हुआ था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतक शासक पूरी तरह नष्ट हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था। तो आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चन का आप लोग PDF जाके डाउनलोड नीचे कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठा के देखिए रखा गया है। देखिए लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है।
तो ये क्वेश्चन आया था आप सबके एग्जाम में, लाडली बहन, ये तो करंट अफेयर से हो जाएगा, लेकिन तब भी आप सबको देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के रखा है। देखिए कहाँ से पढ़ लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा नदी जयंती अवसर पर गरीब बहनों के लिए एमपी लाडली बहन योजना सन 2023 शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर आप सबको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्या आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए जलालुद्दीन, इतिहास से भी है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा शासक आया था। तो कौन सा शासक आया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को दक्षिण दिशा में बढ़ाया। उसका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए थे, पर उसने मंगोलों की अपेक्षाकृत कमजोर सेना का डटकर सामना किया। इसके बाद तुगल वंश का शासन आया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा शासक आया था, तुगल वंश आया था। तुगल वंश का जो संस्थापक था वही अगला शासक बना। तो हम लोग अब आगे वाले क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था, कहाँ से उठाया गया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या तवांग मठ एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसकी जो यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहसा के पोताला महल में के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन भी किस तरीके से टपका हुआ है। देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। देखिए ये जो संविधान से क्वेश्चन आते हैं, ये संविधान स्रोत से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग जरूर संविधान स्रोत पढ़कर जाएं पूरा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों द्वारा मनोनयन, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में सम्मानित व्यक्ति जैसे प्रावधान आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मैंने आप सबको ये सब बता चुका हूँ कि संविधान स्रोत कहाँ से, ये सब इम्पोर्टेंट थे। देखिए यहाँ सब जितने मैंने बताया था सब कुछ एग्जाम में लगभग पूछे ही गए हैं। तो आप सब ये सेशन पूरा करके जाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चंस इसी तरीके से आए हैं। आप सबको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से पढ़ के हम लोगों को जाना है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्या मानक समय रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर, भारत के 5 राज्यों से, जिनके मध्य से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती, देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहाँ पे सीआरपीएफ एससीएम सन 2023 एग्जाम 22 फरवरी सन 2000 फर्स्ट ट्रिप एंड सेकंड ट्रिप में पूछा गया ये प्रश्न है आप सबके लिए। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें जो सवाल है आपका प्रश्न है जो आया था, देखिए क्या है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 में भारतीय के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। तब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा का किस की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से, मौलिक कर्तव्य के लिए विचार भारतीय संविधान तत्कालीन सोवियत संघ अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन सब लोग करके अवश्य जाएं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जीएस के जनरल अवेयरनेस के लिए हैं इसमें सब कुछ शामिल किया गया है। तो देखिए क्या है, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से
संबंधित है। वर्ष सन 2002 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, बढ़ लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। सिंघालीला राष्ट्रीय, देखिए क्या है, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंघालीला पर्वत श्रेणी में स्थित है जो संदुफु चोटी के पास स्थित है। तो आप सबको पता हो गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अगला वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए क्या है, अविनाश सबसे पहले किस अविनाश सबले किस खेल से संबंधित हैं, तो किस खेल से हैं, स्टीपलचेज चैंपियन की कहानी। सन 2015 में दौड़ को एक खेल के रूप में शुरू करने के बाद भारतीय सेना की इस जवान को राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा गया। कुछ साल पहले ट्रैक उतारने के बाद स्टीपलचेजर अविनाश साबले ने इस पीढ़ी के भारत में प्रमुख लंबी दूरी के धावक के रूप में खुद को तेजी से स्थापित किया था। तो किस खेल से हैं ये, धावक के रूप में हैं। अविनाश साबले धावक एक हैं। तो अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जाति है, तो सन 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति देख लेते कितना है, पढ़ लेते हैं। लगभग 10,42,81,34 हैं अनुसूचित जाति, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे क्या है। देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, तो कहाँ की सबसे, सिक्किम की सबसे कम थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य की आबादी लगभग कितनी थी, 6,10,577 थी। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के समूह 17वें समूह में कौन सा तत्व नहीं आता है, तो आवर्त सारणी के में हेलोजन समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह है। हेलोजन अधातु है। हेलोजन बहुत ही प्रतिक्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन से स्टाटीन एक प्रतिक्रियाशीलता घट जाती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जट जटिन नृत्य कहाँ से शुरू हुआ था। जट जटिन उत्तर बिहार, कहाँ से, उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। खासकर मिथिला और कोसी के क्षेत्र में ये मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, विराट कोहली ने हाल ही में ओडीआई में किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज के रूप में बन गए थे। तो कोहली पहले वनडे शतक में जड़ने से श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज़्यादा 8 शतक लगभग बनाने के सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। तो ये रहा आप सबका जीके को क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। देखिए क्या है, खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस सन में हुई थी, तो 1892 में हुई थी। 1892 में हुई थी खालसा कॉलेज की स्थापना। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा कितने स्टेटों से होकर गुजरती है, तो मैंने बताया था गमछा झार मित्र पर जो ट्रिक, आप सबको इसी ट्रिक से आप सब लोग ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। देख लेते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के आधार पर कार्यरत है, तो अनुच्छेद 324(2) में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, भारत भूटान के साथ कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। सभी जितने भी देश और अपने दूसरे देश के बॉर्डर से सटे हैं उन सब की सीमा के रेखाओं के नाम और कितनी किलोमीटर इनकी दूरी है, सब कुछ आप लोग याद करके जरूर जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। शैवालों की कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाह्य स्तर मुख्य स्तर रूप से प्रोटोपेक्टिन का बना होता है जो जल में अघुलनशील होता है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, टीम इंडिया ने श्रीलंका को कितने रनों से हराकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो 317 रनों से हराया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का।
तो अगले वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या अगला वाला क्वेश्चन। देखिए तब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। बजट सन 2022 में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष सन 2022 से 23 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किए जाने की घोषणा की गई है? तो 25,000 किलोमीटर, कितनी 25,000 किलोमीटर की घोषणा की गई है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या है पादप कोशिका? पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, यानी कि सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या है। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो सूर राजवंश का संस्थापक शेर शाह अफगानों की सूर जाति कहा था। यह रोह अफगानों का मूल स्थान है कि एक छोटा और हवाग्रस्त जाति है। शेर शाह का दादा इब्राहिम सूर 1542 ईस्वी में बना। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का जो अंत किया था किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया था? 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को किया गया था। और जो अगुवाई किए थे राजा राम मोहन राय ने किया था, जिसे भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अब देखिए पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है। ये बहुकोशिकीय जलीय जीव मल्टीसेलुलर एक्वाटिक जंतु हैं जो साधारण चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या संखीय होती है। इनके शरीर की ऊतक नहीं बनते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। करंट अफेयर का है। नवंबर सन 2019 में अयोध्या का फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में एकमात्र अल्पसंख्यक जज थी। कौन थी? जस्टिस यस अब्दुल नजीर, यानी वर्तमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ये कार्यरत हैं। आगे देख लें क्या है क्वेश्चन। एमएसएमई अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 1 से 3 लाख के रूप में पैसा पुरस्कार दिया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आप सबकी इस टॉपिक का। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए होंगे और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट के फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो CO2 का उपयोग आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आप सबको ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, सभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन वीडियो में रखा है 22 फरवरी सन 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई मैंने अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर नहीं किया है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप लोग अब इसी तरीके से अपनी तैयारी बनाते हैं। उसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस चुन के अपना पढ़ाई करते जाएँ। एक तरफ से कभी पढ़ाई ना करें। आप जिस क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे वही क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के जाएं। और मैं आप सबको ऐसे ही सभी शिफ्टों का और सभी जितने भी मतलब CRPF SCM का जितने भी डेट को पेपर हुआ है, यानी कि 22 को भी हुआ है, 23 को भी हुआ है, लगातार 24 को हुआ है, यानी कि जितने डेटों में आपका पेपर हुआ है सभी शिफ्टों का मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो जब तक आप सबका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर रखें। आपको बहुत ही हेल्पफुल इस चैनल से मिलने वाला है। आप लोग इस चैनल से और उससे जुड़ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।